नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीएससी के लिए ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लाए हैं। ये कंप्लीट, इसमें जैसा पेपर एग्जाम में आता है बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे दिया जाएगा। 150 क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से है। जो 2020 का जो है पैटर्न आपका, 2018 से जो पैटर्न चेंज हुआ था उसके हिसाब से कंप्लीट ये यहाँ पे है। इसमें सारे सेक्शन के क्वेश्चन है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर, सब कुछ, यूपी सेंसस, मिसलेनियस, सब कुछ। इसको आप पूरा अटेम्प्ट जरूर करिएगा। बहुत एफर्ट लगे हैं पहले क्वेश्चन बनाने में, ट्रांसलेट करने में, फिर उसको यहाँ पे डिकोड करने में, एक्सप्लेन करने में। पूरी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम का काम है ये। आप इसको भरपूर फायदा उठाइए। एक बस आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारे वीडियो बिल्कुल फ्री रहेंगे। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। हमारे कई सारे पेड ग्रुप चलते रहते हैं। आप अगर चाहें तो हमारे 2 नंबर है 8564880530, 9696066089, उस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब ये देखिए, आप पूरी ये जो 150 वाली क्वेश्चन की सीरीज है इसको सॉल्व करिए आप, और स्कोर बताना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पेड ग्रुप के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। आपने अगर यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन करने की सोची है तो आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप कंप्लीट स्टडी मटेरियल या फिर टेस्ट सीरीज किसी के लिए भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इसे ज़रूर और तुरंत से तुरंत कर लीजिए। राइट, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन भरतनाट्यम से रिलेटेड है। देखिए, कहा गया है कि जो भरतनाट्यम नृत्य है इसको एकाहारी और फायर डांस भी कहा जाता है और इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु से मानी जाती है। ये दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ पर सही हैं, क्योंकि भरतनाट्यम की उत्पत्ति बेसिकली तमिलनाडु के तंजौर जिले से मानी जाती है और ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, और इसकी उत्पत्ति का जो पता है वो ऋषि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से भी लगाया जा सकता है। ठीक, तो सी हो गया इसका ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बात की गई है नमदा दस्तकारी की। नमदा दस्तकारी का संबंध बेसिकली श्रीनगर से है। ठीक है, और इसके अलावा ये राजस्थान के टोंक में भी पाई जाती है। ये अभी रिसेंटली क्या हुआ था, जब 8 मार्च था इंटरनेशनल वुमेन्स डे, तो इसमें प्रधानमंत्री जी ने अपना जो अकाउंट था उसको कई महिलाओं को उसको हैंडल करने के लिए दिया था। तो उसी में एक महिला थी जो नमदा दस्तकारी से संबंधित थी, इसीलिए हमारे लिए करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। नमदा शब्द जो है इसका मूल होता है नमता, और नमता होता है ऊनी ऊनी सामान से संबंधित। राइट, तो यहाँ पर हमारा नमदा दस्तकारी किससे संबंधित है? श्रीनगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की जा रही है शास्त्रीय भाषाओं की। कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है? बंगला नहीं है, तमिल, कन्नड़, उड़िया, ये तीनों ही हमारी शास्त्रीय भाषाएं हैं। देखिए, सबसे पहले 2004 में तमिल को बनाया गया था शास्त्रीय भाषा, फिर 2005 में संस्कृत बनी, पहले तमिल बनी फिर संस्कृत बनी, 2008 में बनी कन्नड़, फिर 2008 में ही बनी तेलुगु, और मलयालम बनी 2013 में। उसके बाद एंड में 2014 में जो लास्ट बनी है वो है उड़िया। ठीक है, तो ये हमारी हो गई शास्त्रीय भाषाएं। इसमें हमारा बंगला शास्त्रीय भाषा नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है धौलावीरा की। धौलावीरा से रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कि ये परिपक्व हड़प्पा चरण से संबंधित है और ये द्विस्तरीय विभाजन पाया जाता है इसमें। तीसरी बात कही जा रही है यहाँ पर जल संरक्षण प्रणाली काफ़ी अच्छी थी। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? इसमें पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरी गलत है, क्योंकि ये द्विस्तरीय ना होकर त्रिस्तरीय थी। ठीक है, 3 स्तरीय विभाजन था इस नगर का, इसलिए इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। बौद्ध साहित्यिक ग्रंथ उदान, महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार सूत्र, ये चारों ही बौद्ध साहित्यिक ग्रंथ हैं। ठीक है, तो इनके नाम आपको पता होने चाहिए। महावंश, दीपवंश और ललित विस्तार सूत्र तो जहाँ तक आपको पता होगा। उदान थोड़ा डिफरेंट था और थोड़ा डिफिकल्ट था, नहीं पता है तो ध्यान से देख लीजिए, ताकि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है जो ब्रिटिश सरकार थी वो भारत में मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड लेकर आई थी, उससे संबंधित कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। ये बेसिकली एक तरफा नीति थी, क्योंकि ब्रिटेन में जो भी भारतीय माल जाता था उसमें भारी आयात शुल्क लगाया जाता था और भारत को एक कच्चे माल का निर्यातक बना दिया गया था। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, जल्दी से बताइए कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। इसमें ये दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे बिल्कुल करेक्ट हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट, क्योंकि ब्रिटिशर्स की ऐसी ही पॉलिसी थी। अगर आपको इसके बारे में नहीं भी पता है फ्री ट्रेड के बारे में, तो आपको ये पता होगा उन्होंने कितना एक्सप्लॉइट किया है इंडियंस को और इंडिया को। तो ये आंसर आप ऐसे टिक कर सकते हैं।
फिर आते हैं हम 7th क्वेश्चन की तरफ, जो कराची अधिवेशन से रिलेटेड है, 1931 में हुआ था। ये गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया था इसके माध्यम से, और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को स्वीकृति दी गई थी, और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी इसकी अध्यक्षता की गई थी वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा, और इसी में फंडामेंटल राइट्स के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। इसलिए इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से। इसमें से हमें बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। इसके जो सचिव थे वो दीवान चमन लाल थे, और इसकी स्थापना 1930 में हुई। स्थापना इसकी 1920 में हुई है। क्या है? एटक, इसी को एटक भी कहा जाता है। 1920 में स्थापना हुई। सचिव इसके दीवान चमन लाल थे, लेकिन इसके जो अध्यक्ष थे प्रथम वो थे लाला लाजपत राय। ठीक है, तो ये हो गया इसका हमारा कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? केवल 1, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट। एक मिनट, इसमें सही नहीं पूछा गया है, आई एम सॉरी, तो इसमें ऑप्शन होगा बी, क्योंकि सही नहीं कौन सा है? बी वाला सही नहीं है, ये वाला तो सही है। देन 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, इसका संबंध सी.आर. दास से था और इसकी स्थापना 1919 में हुई। कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें? 1919 में हुई, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सी.आर. दास ने इसकी स्थापना नहीं की थी। इसकी स्थापना की गई थी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा। राइट, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। फिर से हमें देखना है कौन सा सुमेलित है। सुमेलित हमें एक्चुअली इसमें करना है, तो सुमेलित कर लेते हैं पहले। देखिए, राजा राम मोहन रॉय का संबंध किससे था? आत्मीय सभा से था। ठीक है, भारतीय ब्रह्म समाज का संबंध था केशव चंद्र सेन थे। भारतीय ब्रह्म समाज लिखा है, मैं आपको चीज़ बता देती हूँ अगर आपको नहीं पता है तो। ब्रह्म समाज तो इन्होंने स्टैब्लिश किया था, लेकिन बाद में आगे चलकर उसका काफ़ी पार्ट्स में डिवीजन हो गया था, और एक की शाखा का नाम था भारतीय ब्रह्म समाज, जिसका रिलेशन केशव चंद्र सेन से था। उसके बाद श्री नारायण गुरु का संबंध था अरविपुरम आंदोलन से, और वीरेश लिंगम पुंतलू का संबंध था मंत्रास हिंदू एसोसिएशन से। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसमें होगा हमारा ऑप्शन करेक्ट 10th का सी। ठीक है, ये करेक्ट हो गया है हमारा। इस क्वेश्चन में नायक विद्रोह के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। कह रहा है कि ये इसका मुख्य केंद्र महाराष्ट्र था, फिर कह रहा है इसका नेतृत्व अचल सिंह ने किया था, और उसके बाद इसमें कहा जा रहा है कि इन्होंने कंपनी के खिलाफ छापा मार युद्ध चलाया था। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही होगा? इसमें पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये महाराष्ट्र में ना होकर बंगाल में हुआ था। ठीक है, और सेकंड थर्ड स्टेटमेंट्स हमारे सही हैं, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राइट, आगे बढ़ते हैं। हिंदू महिला संपत्ति कानून किसके कार्यकाल में आया था? ये आया था 1937 में। तो उस समय पर कौन था वाइसरॉय? सोचिए ज़रा कौन था। तो उस समय पर थे हमारे लॉर्ड लिनलिथगो, इसलिए ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। देन देखिए, इस क्वेश्चन में हमको मैच करना है कि स्वदेशी आंदोलन के समय पे कौन कौन से लीडर्स थे, कहाँ कहाँ पर। तो पहला है हमारा दिल्ली में सैयद हैदर रज़ा, दूसरा पंजाब में अजीत सिंह, और पूना में बाल गंगाधर तिलक। तो ये तीनों ही एकदम करेक्टली मैच थे। इसके अलावा मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई थे, जो एक इम्पॉर्टेंट लीडर थे उस समय पर स्वदेशी आंदोलन के टाइम पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देन हम आते हैं 14th क्वेश्चन में। इसमें कहा गया है किस अधिनियम के द्वारा जो मिनिमम एज थी वो 18 वर्ष लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए 14 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी विवाह के लिए। तो ये था हमारा शारदा कानून। राइट, ये आया था 1930 में लॉर्ड इरविन के टाइम पर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बुक्स हैं उनको देखना है कौन सी मैच करेक्टली। शूद्रक मृक्षकटिकम, भवभूति नागानंद भास, स्वप्न वासव दत्ता। इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि नागानंद किसने लिखी थी? हर्षवर्धन ने। और भवभूति की जो एक इम्पॉर्टेंट है वो है उत्तर रामचरितम। ठीक है, उत्तर रामचरितम भवभूति के द्वारा लिखी गई थी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया है। आगे देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि जो होयसल शासक थे उनके अधीन जो मंदिर निर्मित होते थे उनके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। इसमें इनकी योजनाओं में तारामय योजना इम्पॉर्टेंट थी, और उसको तारामय योजना के नाम से जाना जाता था। इसमें बलुआ पत्थर का निर्माण में प्रयोग किया जाता था, और यहाँ जो मूर्तियाँ बनती थी उनके माध्यम से मंदिरों का अलंकरण किया गया है। तो इसमें कौन सा सही होगा? ये तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन इसका डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पातशाहनामा।
पातशाहनामा किसके ऊपर लिखी गई है? ये लिखी गई है शाहजहाँ के ऊपर, राइट। शाहजहाँ के ऊपर ये लिखी गई है और ये लिखी थी अब्दुल हमीद लाहौरी ने। देन कन्नड़ साहित्य के जो 3 जेम्स कहे जाते हैं, रत्नत्रय, उसमें पंपा, रन्ना और तीसरे जो थे वो थे पोन्ना। पाम्पा, पोन्ना और रन्ना, ये अन्य जो लिखा है ये गलत है, इसलिए फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इसमें कहा गया है वेदों की प्रामाणिकता को उन्होंने स्वीकार नहीं किया था और अशोक जो थे उन्होंने महायान शाखा बुद्धिज्म की फॉलो की थी। लेकिन अगर आपको पता हो तो अशोक के समय पर बुद्धिज्म का 2 पार्ट्स में डिवीजन नहीं हुआ था, ये काफ़ी बाद में महायान और हीनयान में डिवाइड हुआ है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। देन आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि बुद्ध ने कहाँ कहाँ भ्रमण किया था, किन किन स्थलों में। तो इसका आंसर हमारा कौन सा होगा? ये चारों ही जगह बुद्ध गए थे। गौतम बुद्ध गया, कुशीनगर, साकेत और चंपापुरी। तो ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। देन शिवाजी के जो अष्टप्रधान थे तो उनमें कौन कौन से सही सुमेलित हैं? सरे नौबत सेनापति था, बिल्कुल सही बात है। वाक्यानवीस जो थे वो गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष था, ये भी सही है। और सुमंत हमारा विदेश मंत्री था। इसका मतलब ये तीनों फिर से सुमेलित सही हैं और ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन 22nd क्वेश्चन पर आते हैं हम। देखिए, वैशेषिक विचारधारा या वैशेषिक फिलॉसफी के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इसके जो फाउंडर थे वो कर्णाद थे और इसमें कहा गया है कि इसमें ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास बिल्कुल भी नहीं किया जाता था और ये अत्यंत वैज्ञानिक दृष्टिकोण था इसमें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ईश्वर में ये विश्वास करते थे, नहीं हटा देंगे तो ये विश्वास करते थे, जबकि इनका जो चिंतन था वो वैज्ञानिक था, किंतु इसके बावजूद ये ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करते थे। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है वैशेषिक विचारधारा, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कांग्रेस का जो कोलकाता अधिवेशन था 1906 का, उसके संदर्भ में बताया गया है कि दादा भाई नारोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी और स्वराज्य को इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया था। तो ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन हमें यहाँ पर देखना है कौन सुमेलित है। मित्र मेला वरींद्र कुमार घोष से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित है? ये सावरकर ब्रदर्स से रिलेटेड है, ठीक है। नौजवान सभा का संबंध भगत सिंह के साथ है। अनुशीलन समिति का संबंध बिल्कुल ये सही है, ज्ञानेंद्र नाथ बसु से है। और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का जो संबंध है वो सूर्यसेन से है, राइट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। देन 25th क्वेश्चन में आते हैं। कांग्रेस की स्थापना के समय पर किसने मुस्लिमों को कांग्रेस से दूर रहने के लिए कहा था? तो देखिए, किसने कहा था? बदरुद्दीन तैयब जी तो स्वयं एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, वो तो कह नहीं सकते। इसीलिए बाकी ऑप्शंस भी अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सैयद अहमद खान जो थे, इन्होंने ऐसा सुझाव दिया था मुस्लिम्स को, क्योंकि ये स्टार्टिंग में प्रो हिंदूज थे लेकिन बाद में ये एंटी हिंदुइस्ट हो गए थे, ठीक है। इसलिए इन्होंने हिंदू और मुस्लिम के बीच में भेदभाव करना शुरू कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉमनवेल्थ पत्रिका किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? ये की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा प्रारंभ, राइट। देखिए, कॉमनवेल्थ के अलावा एक और पुस्तक है, एक और पत्रिका है जिसको एनी बेसेंट ने लिखा है, वो है न्यू इंडिया, राइट। तो ये दोनों ही नाम हमें पता होने चाहिए। न्यू इंडिया भी एनी बेसेंट की एक पत्रिका है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है यानबू की संधि से संबंधित है। ये प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद हुई थी। इसमें अंग्रेज़ों को टेनासरिम और अराकन के प्रांत मिल गए थे और इसके बाद लॉर्ड एमहर्स्ट जो थे, इनको अर्ल ऑफ अराकन की उपाधि दी गई थी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है? ये तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारे बिल्कुल सही हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये बेसिकली 24 फरवरी 1826 को हुई थी, जब एंग्लो बर्मा युद्ध जो था वो समाप्त हो गया था। उसके बाद ये संधि की गई थी और इसके तहत बर्मा सरकार को 1 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति भी देनी पड़ी थी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड। इसमें कहा गया है कि इसकी स्थापना रजवाड़ों के में राजनीतिक गतिविधियों को और तालमेल के लिए की गई थी, ठीक है, कि जो भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन लाया जा सके। और 1939 में जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ये भी दोनों स्टेटमेंट्स हमारी सही हो जाती हैं और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देन
कौन सा हमें देखना है सुमेलित नहीं है, तो देख लीजिए जल्दी से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसका आंसर कोशिश कीजिए देने की। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कुदी अरासू। ये जो है ये बेसिकली तमिल भाषा का एक पत्र था और इसके संपादक थे ईवी रामास्वामी नायकर, जो पेरियार के नाम से भी फेमस है, राइट। और ये काल सही सुमेलित है। ब्रह्म बांधव उपाध्याय की बंग दर्शन बंकिम चटर्जी और न्यू इंडिया यहाँ पर आ गया एनी बेसन, राइट। तो इसका ऑप्शन ए हो गया है हमारा जो इनकरेक्ट है। देन हमारा क्वेश्चन आता है फिर से एक बार, कौन सा इनकरेक्ट है। फ्लाउड आयोग जो था वो पुलिस सुधार से संबंधित बताया गया है। नियमन समिति केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों से रिलेटेड बताई गई है। और स्ट्रैची आयोग अकाल से, और हॉलैंड समिति उद्योगों से संबंधित सुझाव। तो इसमें जो इनकरेक्ट है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि फ्लाउड आयोग जो था, फ्लाउड कमीशन, इसका संबंध था बेसिकली बंगाल लैंड रेवेन्यू से, ठीक है, इसीलिए इसको बंगाल लैंड रेवेन्यू कमीशन भी कहा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटेन की न्यायपालिका से संबंधित कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि ये सकारात्मक विधि के सिद्धांत के अनुसार काम करती है और इस यहाँ पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का पालन किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, सकारात्मक विधि के सिद्धांत के अनुसार काम करती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो भी संसद द्वारा बनाई गई विधि है उसी को सर्वोच्चता दी जाती है, राइट। लेकिन यहाँ पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की जगह प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो किया जाता है। अर्थात जो ब्रिटिश जुडिशरी है वो संसद द्वारा पारित विधियों को का पुनर्विलोकन तो कर सकती है, लेकिन सिर्फ इस आधार पर कर सकती है कि विधि पारित करने के लिए वैध प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत है। देन 32वें क्वेश्चन पे पहुँच गए हम। ये राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। 14 दिन पहले बताना होता है, प्रस्ताव रखना होता है, बिल्कुल ये भी सही है। और तीसरी स्टेटमेंट है कि जिस सदन में प्रस्ताव प्रारंभ किया जाता है उस सदन में लगभग 2/3 बहुमत से इसे पारित करने के बाद दूसरे सदन में भेजा जाता है। तो इसमें हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, इसमें भी हमारे ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट डी, राइट। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। ये भाषाई अल्पसंख्यकों से रिलेटेड है। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार जो दिए जाते हैं उससे रिलेटेड है। पहला पॉइंट है कि एक संवैधानिक पद है और ये पद मूल संविधान ओरिजिनली संविधान में दिया हुआ था और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, क्योंकि मूल संविधान में ये नहीं दिया हुआ है। ये आर्टिकल 350B के तहत दिया जाता है, ठीक है। तो ये संवैधानिक पद है लेकिन ओरिजिनली संविधान में नहीं था, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो गया। देन इस क्वेश्चन में बात की गई है भारतीय संविधान की विशेषताओं से रिलेटेड। तो कठोरता भी है और लचीलापन भी है, बिल्कुल सही बात है। फिर कहा गया है कि संविधान की सर्वोच्चता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और ये पूर्णतः संघात्मक यानी कि कंप्लीटली फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये ऐसा नहीं है क्योंकि ये क्वासी फेडरल है, राइट, अर्ध संघीय है। और चौथी स्टेटमेंट दी हुई है संसदीय प्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय है। तो ये कौन सा, ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 4, राइट। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आर्टिकल 368 है जो वो किससे संबंधित है। तो ये आपको पक्का ही पता होगा किससे संबंधित है। ये संबंधित है हमारा संविधान संशोधन से, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। इसी के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। देन हम आगे बढ़ते हैं। इसमें फिर से हमें इन कथनों पर विचार करना है। पहले में कहा गया है कि ब्रिटेन को संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना ब्रिटेन में 1688 में हो गई थी और यहाँ पर लिखित संविधान नहीं है। और फिर कहा गया है कि ब्रिटेन की शासन प्रणाली जो है वो संघात्मक है। कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही होगा, इसमें ए स्टेटमेंट सही होगा। 1 और 2 स्टेटमेंट सही है क्योंकि ए ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड वाला इसलिए नहीं करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर संघात्मक ना होकर एकात्मक शासन प्रणाली है। इसका मतलब हुआ कि विधि निर्माण की शक्ति केंद्र के पास ही होती है और राज्यों के पास नहीं होती है, ठीक है। देन इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यायाधीश हैं वो सेवानिवृत्त होने के बाद, रिटायर होने के बाद वकालत कहाँ कर सकते हैं, कहाँ पर कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कहाँ पर कर सकते हैं, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसका करेक्ट आंसर होगा किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बात हो रही है। वो एक बार रिटायर हो गए तो वो किसी भी न्यायालय में कार्य नहीं कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 124, ये भी पता होना चाहिए हमको। फिर 38वां क्वेश्चन आता है। इसमें कहा गया कि संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन के सुझावों के अनुसार 1946 में किया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके
अस्थायी अध्यक्ष थे और 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती। पहला और सेकंड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये वाला इनकरेक्ट है क्योंकि लास्ट बैठक जो हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, राइट, ना कि 26 जनवरी को। इसलिए 1 और 2 ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। फिर आते हैं, देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। मूल कर्तव्य रूस से लिए हुए हैं, बिल्कुल सही है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था क्या कनाडा से ली गई है? जी नहीं। एकल नागरिकता ब्रिटेन से, सही है। और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के स्थगन का प्रावधान जर्मनी से लिया गया है। एक्चुअली ये जो रिपब्लिकन सिस्टम है ये लिया गया है फ्रांस से, ना कि कनाडा से। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं? सैन्य शक्तियाँ होती हैं, न्यायिक शक्तियाँ होती हैं, विधायी शक्तियाँ होती हैं। तीनों ही शक्तियाँ प्राप्त हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर कहा गया है कि किस संविधान संशोधन से जो वोटिंग उम्र है वोट करने की वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ये की गई थी 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 से। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो गया है। फिर हम देखते हैं इसमें से कौन सा सही नहीं है। लोकसभा उपाध्यक्ष से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। ये लोकसभा का सदस्य होता है, बिल्कुल सही है। ये अध्यक्ष के अधीनस्थ ना होकर प्रत्यक्ष तौर पर संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, ये भी सही है। इसके चुनाव की तारीख राष्ट्रपति निर्धारित करता है, ऐसा नहीं है। कौन निर्धारित करता है? स्पीकर, ठीक है। और अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, ये भी सही है। तो सही नहीं पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर इस क्वेश्चन में कहा गया है कि किस भाग को 7वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया था? तो भाग 7 को हटा दिया गया था 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से, राइट। 7th अमेंडमेंट से भाग 7 को, पार्ट 7 को हटाया गया था, ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। फिर बात आती है कि भारतीय संविधान में कुल 11 स्केड्यूल्स हैं और 9वीं जो अनुसूची है इसको मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है। ये जो भी लिस्ट है ये, इसमें रिकग्नाइज लैंग्वेजेस दी गई हैं। ये दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी गलत हैं क्योंकि भारतीय संविधान में कुल 12 स्केड्यूल्स हैं और जो ऑफिशियल जो ये लैंग्वेजेस हैं रिकग्नाइज्ड वो 8th स्केड्यूल में दी गई हैं, ना कि 9th स्केड्यूल में। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन में अब हम देखते हैं कि इनकी स्थापना क्रम के हिसाब से हमें इन राज्यों को अरेंज करना है। तो कौन से ईयर में गुजरात स्टैब्लिश हुआ था? 1960 में। नागालैंड स्टैब्लिश हुआ था 1963 में। हरियाणा हुआ था 1966 में और मेघालय हुआ था 1972 में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 एंड 4, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में हमको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है, करेक्टली मैच नहीं है। तो देखिए आर्टिकल 143 जो है वो प्रेसिडेंट की सिफारिश देने से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट सिफारिश ले सकता है, इसमें कंसल्ट कर सकता है बेसिकली। आर्टिकल 131 एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन से, ये गलत हो जाता है ऑप्शन, क्योंकि एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन ना होकर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, राइट, यानी कि मूल क्षेत्राधिकार। 138 बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें एक्सटेंशन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट दिया गया है और 127 में अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राइट। देन इस क्वेश्चन में बात की गई है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहले में कहा जा रहा है कि जो संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा शामिल किया गया था। उसके बाद ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इनको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था और ये संविधान के भाग 4 में उल्लेखित हैं। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। देन सुरक्षा मामलों की जो कैबिनेट समिति है उसका अध्यक्ष कौन होता है? उसका अध्यक्ष होता है हमारा प्रधानमंत्री जी होते हैं, राइट। फिर देखिए ये क्वेश्चन इजी सा है लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि सुरक्षा मामलों का कैबिनेट समिति में अध्यक्ष पूछा गया है तो हम रक्षा मंत्री लगाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जबकि ये ऑप्शन गलत है, प्रधानमंत्री सही है। देन राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। इसमें कहा गया है आर्टिकल जो 57 है इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए जो भी क्वालिफिकेशंस हैं वो दिए गए हैं और उनकी जो आयु होगी वो 35 वर्ष पूरी कर चुका होना चाहिए और जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर धारण करता है तो या कर चुका होता है वह इस पद के लिए पुनर्निर्वाचित का पात्र नहीं होता है, मतलब उसको री इलेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा कोई भी प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ऐसा कहाँ पर है? यूएसए में है कि एक व्यक्ति केवल 2 बार ही बन सकता है। इसीलिए इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल 2।
पहला स्टेटमेंट भी गलत है। पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 58 में क्वालिफिकेशंस दी गई है, ना कि 57 में। इसलिए ऑप्शन केवल 2 स्टेटमेंट सही है। ठीक, देन इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जो 73rd संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में लाया गया था, इसके तहत पंचायती राज को ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरीय पंचायतों के माध्यम से संस्थागत स्वरूप दे दिया गया था। उसके बाद हर वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है, और राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस जो है वो 92 से मनाया जा रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि ये जो पंचायती राज दिवस है ये ईयर 2010 से सेलिब्रेट हो रहा है, ना कि 1992 से। राइट, 51st क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं अब हम लोग। इसमें कहा गया है कि जो भारत में रुपए की परिवर्तनीयता है उसके संदर्भ में स्टेटमेंट्स दी गई हैं। चालू खाते में के संदर्भ में रुपए में को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय बनाया गया है, और पूंजी खाते के संदर्भ में रुपया आंशिक रूप से परिवर्तनीय है। ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारी बिल्कुल सही है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देन 52nd पर आते हैं हम लोग। इसमें कोर बैंकिंग सोल्यूशन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट है कि जो ये बैंक की शाखाओं की एक नेटवर्किंग है। राइट, इट इज़ अ नेटवर्किंग ऑफ बैंक्स ब्रांचेस विच enables कस्टमर्स टू ऑपरेट देयर अकाउंट्स फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ द बैंक। किसी भी सेम बैंक की किसी भी ब्रांच से जाकर कस्टमर अपना अकाउंट जारी कर सकता है, अकाउंट चला सकता है बेसिकली। ठीक है, और दूसरे में कहा गया है कि एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बड़ी गैर निष्पादन जो परिसंपत्ति है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट्स हैं, उनको बैंक को दूसरे बैंक द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, केवल स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, क्योंकि कोर बैंकिंग सोल्यूशन का मतलब ही केवल यही होता है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 ओनली। देन नेक्स्ट है कि कौन सी रिपोर्ट्स विश्व बैंक जारी करता है, यानी वर्ल्ड बैंक। रेमिटेंस एंड माइग्रेशन रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ये दोनों कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है इसको जारी करता है WEF, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। राइट, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इसमें कहा गया है डिवैल्यूएशन करेंसी की जब होती है तो उसमें गवर्नमेंट जो होती है उसका डिसीजन मेन होता है, और जो मार्केट फैक्टर्स हैं वो इसमें डायरेक्ट रोल प्ले नहीं करते। इसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाता है और इन्फ्लेशन डिक्रीज हो जाता है। तो इसमें हमारा कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा? इन्फ्लेशन एक्चुअली डिवैल्यूएशन की कंडीशन में डिक्रीज ना होकर इंक्रीज हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स सही है। राइट, देन इस क्वेश्चन में बात की गई है कि किसी देश का जो भुगतान संतुलन होता है, इसकी व्यवस्था कैसे की जाती है। ठीक है, इट इज़ अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ व्हाट, कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा? इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जितने भी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के ट्रांजैक्शंस होते हैं किसी भी कंट्री के ड्यूरिंग अ गिवन टाइम, उसी को गिवन टाइम बेसिकली 1 साल का, उसी को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड करते हैं। यही हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक कंट्री का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है। देन यदि कोई पर्यटक भारत आता है तो उसके द्वारा जो भी सेवाएं ली जाती हैं और उसके बदले वो पैसे देता है, तो इसको किस में ऐड करेंगे? इसको हम ऐड करेंगे चालू खाते में। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अदृश्य या दृश्य सर्विसेज जब हम लेते हैं तो वो अदृश्य की कंडीशन में आती है। राइट, इनविजिबल आइटम है सर्विसेज, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे क्वेश्चन देखकर हमें डरने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस से इनको सॉल्व किया जा सकता है। देन क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट के राजस्व बजट में शामिल क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, सब्सिडी, ब्याज प्राप्तियाँ या विनिवेश। तो इसमें क्या शामिल होगा? इसमें विनिवेश को छोड़कर सब्सिडी और इंटरेस्ट रिसीट्स जो होती हैं वो शामिल होती हैं। राइट, दिस इन्वेस्टमेंट बेसिकली पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल होता है, ना कि राजस्व बजट में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन्फ्लेशनरी, कौन सा इसमें से सर्वाधिक इन्फ्लेशनरी है? कौन सा होगा? इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 58 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जो नई मुद्रा का सृजन किया जाता है ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशनरी है। जब हम नई मुद्रा का सृजन करते हैं तो सबसे अधिक महंगाई का कारण होती है वो, यही सबसे अधिक महंगाई बढ़ने का कारण बनेगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। देन इसमें कहा गया है कि भारत में वर्ष प्रतिवर्ष घाटे का जो बजट है वो देखा जाता है। ठीक है, और घाटे को कम करने के लिए सरकार क्या कर सकती है? इनमें से कौन से उपाय अपना सकती है? राजस्व व्यय में
कमी लाना, नई कल्याणकारी योजनाओं को चलाने से, सब्सिडी को युक्तिकरण करने से या उद्योगों का विकास करने से, विस्तार करने से। इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 1 and 3। अगर सरकार नई योजनाएं चलाएगी या उद्योगों का विस्तार करेगी तो इससे उसके खर्चे यानी कि व्यय बढ़ेगा ना कि घटेगा, इसलिए 1 and 3 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? इनडायरेक्ट कर। इनडायरेक्ट कर इसमें केवल एक है, दैट इज वैट। और वैट कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। जो ये हमारा मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स और सिक्योरिटीज एक्सचेंज टैक्स है, ये दोनों डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आएंगे, राइट। देन प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दी गई हैं। इसमें कहा गया है ये केंद्रीय प्रायोजित योजना है और इसमें बेसिकली दो कंपोनेंट्स हैं। एक है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और दूसरा प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल, ठीक है। और जो इसके प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल के जो बेनिफिशियरीज हैं उनको SECC 2011 यानी कि सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011 के आधार पर चुना जाएगा। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? ये तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारी सही है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देन ईश्वर समिति, ये किससे संबंधित है? ये बेसिकली आयकर से संबंधित है, इनकम टैक्स से। अक्टूबर 2015 में हम देखते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा आयकर के जो प्रावधान है इनको थोड़ा सरल बनाने के लिए एक कमेटी का निर्माण किया गया था, जो किसकी अध्यक्षता में थी? RV ईश्वर, ठीक है। इसीलिए इसको ईश्वर समिति नाम दिया गया। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देन हम देखते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी, इससे रिलेटेड 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहली बात कही गई है कि इसमें जो गडगिल फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया है और दूसरी बात कही गई है कि इसी दौरान श्वेत क्रांति भी हुई थी। तो पहले तो हम देख लें चौथी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या था। ये था 1969 से 1974 तक, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी सही है क्योंकि श्वेत क्रांति बेसिकली 1970 में स्टार्ट हुई, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देन अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इसमें कहा गया है ये सभी वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों पर लागू होता है। और इसमें कहा गया है कि रिजर्व बैंक जो भी बैंक के ऊपर PCA फ्रेमवर्क लगाता है तो इसके लगने के बाद बैंक के लाभांश वितरण और नई ब्रांच की स्थापना पर प्रतिबंध लग जाता है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? केवल स्टेटमेंट 2 सही है, फर्स्ट गलत है क्योंकि PCA केवल और केवल वाणिज्यिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक्स पर ही लागू होता है। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। देन ये आता है हमारा उच्च बचत वाली जो अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भारत किस कारण से पूंजी निर्माण में महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में तब्दील नहीं हो पाता है? क्यों नहीं हो पाता है? ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात है यानी कि हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो के कारण ये सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन ग्रोथ नहीं हो पाती है भारत में। देन आता है वित्त क्या है? वित्त बेसिकली ये ऑप्शंस थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, ये हमको पता भी होता है, लेकिन इन ऑप्शंस के आगे हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि राइट टू यूज़ करेंसी और करेंसी मैनेजमेंट ही हमारा फाइनेंस कहलाता है, राइट। फिर 67वें क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग। 19 जुलाई 1969 में कई सारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये हमें पता है, और दूसरी बार हुआ था 1980 में। ये पहली बार हुआ था, ये दूसरी बार हुआ था। तो इस समय पर वो कौन सी बैंक है जो इस बार में 69 में इसका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था? वो है विजया बैंक। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। फिर आते हैं RBI के जो टूल्स हैं, क्वालिटेटिव टूल्स, वो कौन कौन से हैं इसमें से? क्वालिटेटिव टूल्स की बात करें तो क्रेडिट राशनिंग और सेटिंग मिनिमम लिमिट्स, ये हमारे क्वालिटेटिव टूल्स हो जाते हैं। और ओपन मार्केट जो है एक्टिविटीज़, ये क्वांटिटेटिव, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा? क्वांटिटेटिव टूल हो जाएगा। इसलिए हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी 1 and 3। देन हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूत्रापिक कार्यक्रम के संदर्भ में स्टेटमेंट्स दिए गए। देखिए सूत्रापिक है क्या? सूत्रापिक बेसिकली विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया प्रोग्राम है। इसका फुल फॉर्म है साइंटिफिक यूटिलाइजेशन थ्रू रिसर्च ऑगमेंटेशन प्राइम प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिजिनस काउज। तो मैंने आपको बता दिया विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट गलत हो गई है। और ये स्वदेशी गायों से रिलेटेड है, बिल्कुल सही बात है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी केवल सेकेंड। देन इस क्वेश्चन में बात की गई है प्रोजेक्ट साइनिंग की। तो प्रोजेक्ट
ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली इंडिया के कुछ सेलेक्टेड स्टेट्स में ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक नया लोन बेस्ड प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसे हम प्रोजेक्ट साइनिंग के नाम से जानते हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जोजिला दर्रा यानी कि जोजिला पास के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। ये लेह और श्रीनगर को जोड़ता है, पहली बात ये हो गई। और दूसरी बात कही गई है यहाँ पर एक सुरंग बनाई जा रही है जो एशिया की सबसे लंबी सुरंग होगी। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन ये हमें कुछ पासेस दिए हुए हैं, हमें बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो फोटूला का बताया गया है ये लेह टू कारगिल है। देन दूसरे स्टेटमेंट में बताया गया है कि खारदुंग लाट जो है ये हाईएस्ट मोटरेबल पास है दुनिया का। फिर रोहतांग पास ये कुल्लू वैली में को लाहौल और स्पीति वैली से कनेक्ट करता है। देखिए रोहतांग पास से एक इंडस वैली की ट्रिब्यूटरी निकलती है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सी है, तो इसको तुरंत कमेंट करके बताइए अगर आपको इसका करेक्ट आंसर पता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है। 72 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये तीनों ही सही मैच्ड है, राइट। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें से सुमेलित है। देखिए ब्लैक रेवोल्यूशन मिनरल ऑयल से रिलेटेड है, रेनबो रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर से है, कॉम्प्रिहेंसिव रेवोल्यूशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, और सिल्वर रेवोल्यूशन हमारा एग्स से है ना कि मिल्क से, और मिल्क वाला वाइट रेवोल्यूशन है। इसलिए हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी 1 और 2 करेक्ट है। देन इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि जो सीस्मिक वेव्स होती हैं वो कौन कौन सी हैं। तो जो एस वेव्स हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स हैं, और जो पी वेव्स हैं वो कौन सी वेव्स हैं, सरफेस वेव्स नहीं है, वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, राइट। और जो एल वेव्स हैं वो सरफेस वेव्स हैं। इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि केवल एस वेव्स ही करेक्टली मैच्ड है, राइट। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। लैटिट्यूड किसी प्लेस का तापमान को अफेक्ट कर सकता है, लॉन्गिट्यूड कर सकता है कि नहीं, जल्दी से बताइए। लॉन्गिट्यूड नहीं कर सकता है, सी करेंट्स कर सकते हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 3 आर करेक्ट। देखिए इस क्वेश्चन में वायुमंडल से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि जो वायुमंडल है उसमें लोएस्ट टेम्परेचर जो है वो होता है मध्य सीमा में, यानी कि मीजोपॉज में। और दूसरी स्टेटमेंट में कहा गया है कि हाईएस्ट एल्टीट्यूड ट्रोपोस्फियर का पोल्स पे होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ गलत हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा एल्टीट्यूड होता है इक्वेटर पर। ट्रोपोस्फियर का सबसे ज़्यादा एल्टीट्यूड इक्वेटर पे होता है, ना कि पोल्स पे। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी ओनली 1। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सुमेलित कौन सा है हमें ये देखना है। तो जो टेम्पोरल है वो मॉनसून विंड्स हैं इन सेंट्रल अमेरिका। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि योमा हॉट एंड ड्राई विंड्स हैं ऑस्ट्रेलिया की, और ब्लैक रोलर लोकल विंड है स्विट्जरलैंड की। इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली 1, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, क्योंकि योमा जो है वो बेसिकली जापान की हॉट एंड ड्राई विंड्स हैं, और ब्लैक रोलर जो है वो है नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है, ये हॉट एंड डस्टी विंड्स हैं, राइट। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिए फ्रंट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। पहले में कहा गया है कि जो वार्म फ्रंट होता है उसमें इंटेंस रेनफॉल होती है शॉर्ट टाइम के लिए, और जो कोल्ड फ्रंट होता है इसमें रेनफॉल होती है स्लो बट फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए लंबे समय के लिए थोड़ी वर्षा यहाँ पर होती है। तो इसमें हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, ये दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे गलत हैं, क्योंकि ये इंटरचेंज हो गए हैं, ठीक है, नीदर 1 नॉर 2। जो हमारा वार्म फ्रंट होता है उसमें क्या होता है, उसमें गर्म और हल्की वायु आक्रामक होती है और ठंडी वायु के ऊपर तीव्र गति से चलती है। इसमें वर्षा दीर्घकालीन एवं धीमी होती है। और जहाँ बात आती है हमारे शीत वातावरण की यानी कोल्ड फ्रंट की, इसमें कहा गया है कि ये ठंडी व भारी वायु इसके ऊपर आक्रामक होती है और गर्म वायु के ऊपर ये चलती है ठंडी वाली, ठीक है। और इसमें वर्षा जो होगी वो अल्पकालीन और तीव्र होगी। तो कुल मिलाकर ये स्टेटमेंट्स इंटरचेंज हो गए हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से रिलेटेड यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ये क्या होते हैं, इसमें कहा गया है इनको जो एनर्जी मिलती है वो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन होता है, और ये जैसे ही समुद्र या कोस्ट से दूर जाते हैं इनकी एनर्जी कम होने लगती है, ठीक है। तो इसमें कौन सा हमारा करेक्ट होगा, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 80th क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं हम लोग। ये एंटी साइक्लोन से रिलेटेड स्टेटमेंट है। अगर आप एंटी साइक्लोन की डेफिनेशन याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि जो नदर्न हेमिस्फीयर होता है हमारा, जो नदर्न हेमिस्फीयर है उसमें ये
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं और जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। और अगर आप पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो यही लिखा हुआ है, द डायरेक्शन ऑफ विंड इज क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एंटी क्लॉकवाइज सदर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि जो चेरनोजन सॉइल है इसका कलर ब्लैक होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन। आयरन के चक्कर में ये ब्लैक कलर की होती है। और जो चेस्टनट सॉइल है ये काफ़ी ड्राई एरियाज में पाई जाती है। इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, जल्दी से सोचिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें। इसमें हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्योंकि चेरनोजन जो सॉइल है इसका ब्लैक कलर आयरन की वजह से ना होकर ह्यूमस ज़्यादा होता है, इसलिए इसका कलर ब्लैक होता है। और ये कहाँ पाई जाती है, ये जो छोटे घास वाले मैदान होते हैं स्टेपीज, वहाँ पर पाई जाती है। और फिर बात करते हैं चेस्टनट सॉइल की। इस सॉइल में ह्यूमस कंपैरेटिवली चेरनोजन से कम होता है, राइट। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमें देखना है कौन से ग्लेशियर लेक्स हैं। तो ग्रेट स्लेव लेक, एथाबास्का लेक और विनीपेग, ये तीनों ही हमारे ग्लेशियर लेक्स हैं और ये तीनों ही पाए जाते हैं नॉर्थ अमेरिका में, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। देन अब हमें बताना है गलत कौन सा है। ये कुछ शहर दिए हुए हैं, वो कौन सी रिवर्स के साइड पर बसे हैं। तो बद्रीनाथ, अलकनंदा बिल्कुल सही है, हैदराबाद, मूसी, कोटा, चंबल। नासिक जो है वो किसके बगल में है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आपको आंसर आता है इसका। तो इसका करेक्ट आंसर है गोदावरी, और नर्मदा के बगल में है जो फेमस है प्लेस, वो है जबलपुर, राइट। तो ये गोदावरी हो गया और नर्मदा के बगल में जबलपुर स्थित है। देन ज्वार भाटा की बात की गई है। ज्वार भाटा के लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ग्रेविटी ऑफ द मून बिल्कुल होती है और सन की ग्रेविटी ये भी होती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देन जो तिब्बती एंटीलोप होते हैं यानी कि तिब्बतन एंटीलोप्स, इनका प्रयोग किस में किया जाता है, इनसे बेसिकली ऊन बनाई जाती है और उस ऊन को कहते हैं शाहतूश ऊन, शाहतूश, राइट। और ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होती है और ये काफ़ी गर्मी भी प्रदान करती है, इसीलिए काफ़ी फेमस है। देन अगला क्वेश्चन है, ये कुछ लैंडफॉर्म्स दिए गए हैं किससे बनते हैं, तो हमें मैच करना है। पहला वाला सही है, बारखंड विंड से बनता है, सर्क ग्लेशियर से, लेकिन यार्डंग जो है ये भी विंड से बनता है ना कि रिवर से, ठीक। तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे, 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। देन इस क्वेश्चन में जो हमें दिए गए हैं, नाम दिए गए हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के, जो अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से प्रचलित है। तो कौन कौन सी नाम है, देखिए, दीपा, पामलू, कुरुवा, वालरे, ये तीनों ही नाम बिल्कुल सही हैं। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। दीपा जो है वो अंडमान निकोबार में, और जो पामलू है वो मणिपुर में। देखिए पामलू आ रहा है तो आप कुछ माँ से मणिपुर ऐसे लर्न कर सकते हैं। और कुरुवा जो है वो झारखंड में, और वालरे जो है वो साउथ ईस्ट राजस्थान में पाया जाता है, राइट। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सारे ही सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देन इस क्वेश्चन में बात की गई है कि कौन सी रिवर्स केरल से रिलेटेड है। पंबा, पेरियार, भरतपुजा, ये तीनों ही रिवर्स केरला में पाई जाती हैं। और ये पेरियार जो रिवर है, इन्हीं ईवी रामास्वामी का नाम भी पेरियार से वो फेमस है, ठीक है। तो ये रिवर भी वहीं की है। ये तीनों रिवर्स पाई जाती हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देन भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, ये इजी क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए इसका आंसर। जल्दी से सोचिए, मैं आपको 2 सेकंड का टाइम दे रही हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नीलगिरी, राइट। नीलगिरी 1986 में स्टैब्लिश हुआ था, तो ये इसका करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब भारतीय मरुस्थलों से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि ये जो पार्ट है इसका, भारतीय मरुस्थल, ये कभी मीसोजोइक पीरियड पर इसका पार्ट था। बेसिकली जो मरुस्थल है वो कभी मीसोजोइक पीरियड में सी का पार्ट था। देखिए लिखा हुआ है, ये जो क्षेत्र है ये मेसोजोइक काल में समुद्र का हिस्सा था। और दूसरे में कहा गया है कि ये जो जियोलॉजिकल रॉक स्ट्रक्चर होता है ये पेनिनसुलर इंडिया का एक्सटेंशन है, ठीक है। जो डेजर्ट है ये पेनिनसुलर इंडिया का एक्सटेंशन है। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही होगी, इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, यानी बोथ 1 और 2। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है थीम, वर्ल्ड वाटर डे की थीम क्या थी, क्या थीम थी इसकी, ये इसका आंसर होगा वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, यानी जल और जलवायु परिवर्तन इसकी थीम थी। थीम्स भी पूछ ली जाती हैं और ऐसी सिमिलर थीम्स दी जाएंगी कि अगर आपने सही से उसको नहीं देखा होगा तो आप 100% कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इसको ध्यान से देखते हुए चलिएगा। नेशनल साइंस डे, नेशनल साइंस डे मनाया जाता है 28 फरवरी को, और ये मनाया जा रहा है 1987 से। 1987 में इसको पहली बार मनाया गया था। इस बार जो इसकी थीम थी वो थी विमेन इन साइंस। क्या थी, विमेन इन साइंस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
इसमें कहा गया है कि जो इंटरनेशनल वुमेंस डे है जो 8 मार्च को मनाया जाता है उसकी थीम क्या थी। तो उसकी थीम थी हमारी आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ये इसकी थीम थी। इस साल 8 मार्च को मनाया जाता है, ये पता होगा जहाँ तक आपको। फिर आता है क्वेश्चन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड। ये कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 2013 से इसको मनाना शुरू किया गया था। बेसिकली 1973 3 मार्च को जो साइट्स है, साइट्स कन्वेंशन, उसमें साइन हुआ था। सारे देशों ने उसको साइन किया था। साइट्स का फुल फॉर्म सुन लीजिए। इट इज़ अ कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा, फौना एंड फ्लोरा। राइट। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइडर एक्स। राइडर एक्स जो है ये क्या है? ये एक डिवाइस है जो छुपे हुए विस्फोट का पता लगा सकती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर द्वार प्रदाय योजना, द्वार प्रदाय योजना दोनों इंग्लिश हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन आप इसकी जो सही इंग्लिश है वो है डोर डिलीवरी सिस्टम। और एग्जाम में कई बार ऐसे पूछ लेता है कि हम बिल्कुल समझ ना पाए, इंग्लिश और हिंदी में सेम लिख देता है। तो डोर डिलीवरी सिस्टम है, ये बेसिकली इंदौर में शुरू की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और इसके अंतर्गत कहा गया है कि जो इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जो भी क्षेत्र आते हैं वो लोग, वहाँ पर रहने वाले लोग अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, या जो खसरा खतौनी की जो कॉपी होती है उसके लिए जब अप्लाई करेंगे तो विद इन 24 आवर्स उनको घर पर उनके डिलीवर कर दिया जाएगा। राइट। तो ये एक अच्छी योजना है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट है कि 2020 की का जो विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए इनमें से किसका नाम चुना गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी, धौलावीरा एंड मॉन्यूमेंट्स एंड फोर्ट्स ऑफ डेक्कन सल्तनत। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हाल ही में एक देश ने लिफ्ट कर दिया है वर्चुअल करेंसी पर बैन जो लगा रखा था। ये कौन सा देश है? ये हमारा ही देश है, इंडिया। अप्रैल 2018 में आरबीआई ने इस पर बैन लगा दिया था और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को हटा दिया है। देन 99th क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं हम लोग। इसमें कहा गया है कि इंडिया फार्मा 2020 और इंडिया मेडिकल डिवाइस 2020 कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई? तो ये हुई है हमारी गांधीनगर में। कहाँ पर हुई है? गांधीनगर में। देन उत्तराखंड ने अपनी दूसरी एक कैपिटल, समर कैपिटल डिक्लेयर की है। किसको करा है? वो करा है गैरसेन को। किसको किया है? गैरसेन को किया है। देन 101st क्वेश्चन पे आ गए हैं अब हम लोग। देखिए, इसमें फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट की बात की गई है और पहले स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत, तिमोर लेस्ते और सेनेगल, ये जो 2 कंट्रीज हैं इनके समान भारत को रैंक मिली, और दूसरे में कह रहा है इसको वर्ल्ड बैंक जारी करता है। तो पहली बात बिल्कुल सही है, इसको रैंकिंग तिमोर लेस्ते और सेनेगल के बराबर मिली है, 83rd। और इसको कौन जारी करता है? इसको वर्ल्ड बैंक जारी नहीं करता है, इसको एक यूएस बेस्ड संस्था है जिसका नाम है फ्रीडम हाउस, वो जारी करता है। इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल चेवांग रिंचेन सेतु ये बनाया गया है रिसेंटली। इसको अभी इसका जो इनॉग्रेशन होता है उसमें हमारे डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह गए थे। ठीक है, आपने शायद इसको सुना हो। तो ये कौन सी रिवर पर बनाया जा रहा है? ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी रिवर पर बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है श्योक नदी पर। ठीक है, बीआरओ के द्वारा बनाई जा रही है। ये बीआरओ का ही काम होता है ये सब बनाना। और ये क्या करेगा? ये पूर्वी लद्दाख में दुरूक और दौलत बेग ओल्टी को जोड़ेगा। ठीक है, और जो ये कर्नल चेवांग रिंचेन है इनको लद्दाख के शेर के नाम से भी जाना जाता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इस क्वेश्चन में बात की जा रही है इंडियन ओशियन कमीशन की। इसमें कहा गया है कि भारत रिसेंटली इसका सदस्य बन गया है और चीन और यूरोपियन यूनियन इसके ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं। तो भारत इसका अभी रिसेंटली ऑब्जर्वर मेंबर बना है, ना कि सदस्य। और चीन और यूरोपियन जो देश हैं वो इसके, यूरोपियन यूनियन जो है वो इसका ऑब्जर्वर मेंबर है। इसलिए ये स्टेटमेंट सही है, पहली वाली स्टेटमेंट गलत है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा फिर यहाँ पर हमारा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जो इंडियन ओशियन कमीशन है ये बेसिकली 1984 में बना था। ठीक है, ये एक अंतर सरकारी निकाय है जो 1984 में जो पश्चिमी हिंद महासागर में जितने भी आइलैंड कंट्रीज़ हैं उन्होंने मिलकर बनाया था अपने हितों की सुरक्षा करने के लिए। और इसमें बेसिकली 5 है जो ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं। पहला हो गया इंडिया, फिर हो गया चाइना, EU, फिर चौथा है माल्टा, और जो 5वां है वो है OIF। OIF क्या है? OIF 54 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? फ्रेंच। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। आगे देख लेते हैं, सह्याद्री मेघा ये क्या है? क्या एक उल्कापिंड है, नौसेना युद्धपोत है, गेहूं की एक नवीन विकसित प्रजाति है, या धान की नवीन विकसित प्रजाति है?
तो कौन सा है इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धान की एक नई विकसित प्रजाति है। इसमें क्या होगा, ये धान की एक ऐसी किस्म है जिसमें जो ब्लास्ट डिजीज होता है धान का, उसके विरुद्ध ये प्रतिरोधी है, ठीक है, और साथ ही इसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा। अब आता है दिव्य कला शक्ति, विटनेसिंग एबिलिटीज इन डिसेबिलिटी। ये एक प्रोग्राम है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया है चेन्नई में, ठीक है, चेन्नई में इसका आयोजन किया गया। देन अब हमें बताना है इसमें से गलत कथन कौन सा है। देख लेते हैं सारे स्टेटमेंट्स पहले। ये कौन सी योजना दी गई है? नेशनल क्रेच स्कीम दी गई है। इससे रिलेटेड कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? पहले में कहा गया है कि ये योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई गई है, और इसमें कहा गया है जो भी कामकाजी वर्किंग वुमेन है उनके 0 से 3 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे उनकी देखभाल की यहाँ पर सुविधा दी जाएगी, और एक क्रैश में 25 से ज़्यादा बच्चों को नहीं रखा जाएगा, और इसमें बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण और टीकाकरण की भी सुविधा होगी। तो इसमें हमें गलत स्टेटमेंट बतानी है। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की आयु 6 महीने से लेकर 6 साल तक की बात की गई है, ठीक है। और ये नेशनल क्रेश स्कीम जो है, इसका पहले नाम था राजीव गांधी नेशनल क्रेश स्कीम, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। नेशनल बायोफार्मा मिशन किसके द्वारा लागू किया गया है? इसको किसके द्वारा लागू किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। इसने इसको लागू किया है, और इसके माध्यम से, इस मिशन के माध्यम से क्या होगा कि देश में फार्मास्यूटिकल्स, बायोफार्मास्यूटिकल्स के विकास में तेज़ी लाने का प्रयास किया जाएगा। और ये बेसिकली एक उद्योग और शैक्षिक सहयोग मिशन है कि उद्योग भी लगाए जाएंगे और शैक्षिक दोनों को मिलकर इस बायोफार्मास्यूटिकल्स को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। देन 108 क्वेश्चन पे पहुंच गए हम। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 के संदर्भ में हमें सही कथन का चुनाव करना है। पहली स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। महाराष्ट्र फर्स्ट पोजीशन पे है, उत्तर प्रदेश टॉप 10 में है, और जो भी यूटीज हैं और छोटे राज्यों की श्रेणी में कौन आता है? गोवा शीर्ष स्थान पर आता है। तो इसमें हमें बताना है कौन सा कथन सही है। सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है। बाकी स्टेटमेंट्स गलत हैं, क्योंकि इसको नीति आयोग ने, किसने? नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर रिलीज़ किया है। और फिर से इसमें 3 विभाजन किए गए हैं। एक तो बड़े जो राज्य हो जाएंगे वो, फिर एक तरफ हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट और जो हिली एरियाज़ हैं वो, और तीसरे हो जाएंगे यूटीज़, ठीक है, यूटीज़ और छोटे राज्य। तो बड़े उसमें आया है हमारा कर्नाटका, नॉर्थ ईस्ट और हिली उसमें आया है हमारा सिक्किम फर्स्ट पोजीशन पे, और यूटीज़ को अगर हम देखें तो इसमें आया है फर्स्ट पोजीशन पे दिल्ली, राइट। इसलिए हमारा केवल थर्ड स्टेटमेंट सही है, बाकी सब गलत है। देन अभी रिसेंटली निर्विक नाम से एक योजना घोषित की गई है, लॉन्च की गई है। उसका संबंध किससे है? निर्विक का संबंध किससे है? निर्यात क्षेत्र से, एक्सपोर्ट सेक्टर से, राइट। निर्विक निर्यात ऐसे लर्न कर लीजिए। ये बेसिकली जो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसने इसको इंट्रोड्यूस किया है एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम के रूप में, और उसका नाम रखा गया है निर्विक, ठीक है। अगला देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है विश्व खुशहाली सूचकांक से संबंधित। इसमें पहली स्टेटमेंट दी गई है कि ये सूचकांक सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया गया है, और इसमें भारत की रैंकिंग जो है वो पहले से सुधरी है। और तीसरी बात कही गई है कि नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनकी कंडीशन भारत से बेहतर है। तो इसमें हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और थर्ड स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। थोड़ी इसके बारे में इंफॉर्मेशन जान लीजिए। 2012 से 20 मार्च के दिन मनाया जाता है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, और इसीलिए 2020 ईयर में 20 मार्च को इस रिपोर्ट को अभी रिसेंटली घोषित किया गया था। और इसमें कहा गया है कि भारत की जो रैंकिंग है वो सुधरी नहीं है बल्कि बिगड़ गई है। लास्ट ईयर भारत 148 पोजीशन पे था और इस साल है 144th पोजीशन पे। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि तीसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कंट्रीज़ इंडिया से बेटर पोजीशन में है। अगर हम रैंक देखें तो नेपाल की है 92nd, पाकिस्तान की है 66th, और बांग्लादेश है 107th। वहीं श्रीलंका है 130th, 130वीं पे, और भारत किस पर है? 144 पे। अब देखिए अभी जो खुशहाली के पैरामीटर क्या है, किस हिसाब से ये खुशहाली को मानते हैं, तो इसके 6 पैरामीटर्स होते हैं, बेसिकली 6 पैरामीटर्स हैं। एक हो गया जीडीपी प्रति व्यक्ति, फिर दूसरा हो गया सामाजिक समर्थन, फिर हो गया स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, उसके बाद हो गया स्वतंत्रता, फिर उदारता और
लास्ट में भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति। ठीक है, ये तो इन पैरामीटर्स पर बेसिकली इनको नापा जाता है और हमारी कंडीशन हमारे नेबरिंग कंट्रीज से भी बुरी है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। अब हम देख लेते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि वो कौन सी कंट्री है जिसने बैन कर दिए हैं ऐसे एडवर्टीजमेंट्स को जो शुगर बेवरेजेस को दिखाते हैं विच आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। तो ऐसी कौन सा देश है, पहला देश जिसने ऐसा किया है वो है सिंगापुर। ठीक है, इसने ऐसे सारे एडवर्टीजमेंट्स को बैन कर दिया है जो शुगर बेवरेजेस को दिखाते हैं और जो है हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। देन इसमें बात की गई है आइसोटोप्स की। तो इसमें कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है आइसोटोप्स से रिलेटेड? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स ऑफ आइसोटोप्स वैरीज, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी वैरी करती है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं। पोलोनियम के सबसे ज़्यादा आइसोटोप्स हैं, तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपी एड्रेस से रिलेटेड। इसमें कहा गया है कि किसी भी एक डिवाइस का आईपी एड्रेस प्रत्येक बार नेटवर्क से जुड़ने में समान ही रहता है, एक जैसा रहता है, और किसी सिस्टम के लिए ये पहले से ही निर्धारित होता है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही होगा? ना हमारा इसमें ए सही है ना बी सही है, इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, राइट। देखिए बेसिकली होता क्या है कि आईपी एड्रेस हर बार किसी उपकरण के नेटवर्क से कनेक्ट होने के बाद बदल जाता है, क्योंकि जब वो नेटवर्क गतिशील रूप से जुड़ता है ना तो उस डिवाइस को आईपी एड्रेस, एक नया आईपी एड्रेस आवंटित किया जाता है, राइट। इसलिए इसमें दोनों ही स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉर्ड ब्लड बैंकिंग से रिलेटेड। कॉर्ड ब्लड बैंकिंग क्या है? देखिए इसको पहले मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली ये क्या होता है कि जब बच्चे का जब न्यूली बॉर्न बेबी होता है तो बच्चे का वह रक्त होता है जो जन्म के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा में रह जाता है, उसको कहते हैं कॉर्ड ब्लड। ठीक है, और ये क्या है कॉर्ड ब्लड बैंकिंग क्या है? इसका अर्थ है कॉर्ड ब्लड जो होता है उसको स्टेम सेल का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है, ठीक है, जिसको कि भविष्य में उपयोग करने के लिए इसको संरक्षित रखा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो हिमेटोपोएटिक जो स्टेम सेल्स नामक विशेष सेल्स होते हैं उनका उपयोग करके कुछ प्रकार के रोगों का उपचार किया जा सकता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कॉर्ड ब्लड क्या है और कॉर्ड ब्लड बैंकिंग क्या है। अब इसके स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। पहले में कहा गया है कि कॉर्ड ब्लड इज इम्पॉर्टेंट टू गेट hematopoietic stem cells in case of hematological cancer, और cord blood is the only source of hematopoietic stem cells। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट गलत है। देन नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें स्टेम सेल्स के रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। कहा गया है कि प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स हैव द एबिलिटी टू डेवलप इन अदर सेल्स ऑफ द बॉडी। मतलब प्लूरी का मतलब क्या होता है? प्लूरल इसी से बनता है, मतलब ज़्यादा, कन्वर्जन नंबर जो होगा वो ज़्यादा होगा। इस तरह से आप कुछ याद कर रख सकते हैं। फिर कहा गया है कि दे कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द फीटस। तो इसमें हमारा स्टेटमेंट कौन सा सही होगा? ऑप्शन केवल ए सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, ठीक है। 116th क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, 117th पर आ जाते हैं हम। अब बात की गई है ब्लड की। ब्लड एक फ्लूइड है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इट ऑल्सो डिलीवर्स न्यूट्रिएंट्स अलॉन्ग विद ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। और एरिथ्रोसाइट्स जो हैं वो कैसे एक्ट करते हैं? वो एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह एक्ट करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। तो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा 3 है, क्योंकि ये काम एरिथ्रोसाइट्स का ना होकर WBCs का होता है। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा लाइकन से रिलेटेड। इसका हम प्रयोग करते हैं, सॉइल की फॉर्मेशन में प्रयोग होता है, हेल्पफुल होता है ये, और ये खाने में भी प्रयोग किया जाता है। ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देन इस क्वेश्चन में फिर से हमसे पूछा गया है, इसके जो ऑप्शंस हैं वो थोड़े मैच नहीं कर रहे हैं, आप इसको डायरेक्टली मैच कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। देखिए सबसे पहले सिल्वी कल्चर क्या होता है? इट इज़ कल्टिवेशन एंड स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो सिल्वी कल्चर मैच हो जाएगा बी से, राइट। हॉर्टिकल्चर किससे हो जाएगा? स्टडी एंड प्रमोशन ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड गार्डन प्लांट्स, ये हो जाएगा। पीडोलॉजी सॉइल से हो जाएगा, और टैक्सोनॉमी हो जाएगा स्टडी ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो इन ऑप्शंस के ना देखकर आप ऐसे मैच कर लीजिए, यही करेक्ट है। देन 120th क्वेश्चन में आ गए हैं। अब हमें बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। देखिए फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किसको कहा जाता है? रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच को नहीं कहा जाता है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी है एडवर्ड जेनर, ठीक है। तो और फादर ऑफ ब्लड ग्रुप विलियम हार्वे को कहा जाता है, क्या सही है ये? फिर फादर ऑफ पेलिएंटोलॉजी कैरोलस लिनियस के लिए कहा गया है, और फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन विलियम हार्वे फिर से। तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन
विलियम हार्वे हैं, लेकिन फादर ऑफ ब्लड ग्रुप या हिमेटोलॉजी ये कार्ल लैंडस्टीनर को कहा जाता है। इन्होंने ही ब्लड ग्रुप्स की खोज की थी, अगर आपको याद हो तो कार्ल लैंडस्टीनर ये थे जिन्होंने सारे ब्लड ग्रुप्स बताए थे। फिर फादर ऑफ पेलियंटोलॉजी कौन है, ये है लियोनार्डो द विंची। और फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर। ये तीनों आपको पता चल गए और ये करेक्टली मैच्ड है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर बात आती है मायोलॉजी की। मायोलॉजी क्या है, क्या ये कंकाल तंत्र का अध्ययन है, तंत्रिका तंत्र का, कोशिकाओं का, या फिर मांसपेशियों का? ये किसका अध्ययन है, ये बेसिकली है, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा मांसपेशियों का अध्ययन है। देखिए जो कंकाल तंत्र का अध्ययन है उसको कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी और कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। राइट, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया है। देन अब हमें बताना है कौन सा वायरल डिजीज़ है। मम्स एक वायरल डिसीज़ है और हर्पीज़ एक वायरल डिसीज़ है, जबकि प्लेग जो है वो बैक्टीरिया से कॉज होता है। इसलिए हमारा 1 और 3 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, आनुवांशिक इकाई यानी जीन कहाँ पाए जाते हैं? इजी क्वेश्चन है ये, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। जल्दी से सोचिए क्या होगा इसका आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स में पाए जाते हैं जीन्स। राइट, अगली क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो पौधों में जाइलम होता है उसका फंक्शन क्या होता है? ये क्वेश्चन जो यूपीपीएससी के बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं उनमें से एक है, और ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो हमारा 100% करेक्ट होना चाहिए। राइट, तो इनका काम क्या है, बेसिकली ये विभिन्न भागों तक पानी पहुंचाता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से प्लांट हार्मोन कौन सा है? कौन सा है? जिब्रालिन। जिब्रालिन एक प्लांट हार्मोन है, बाकी ये सारे जो हार्मोन्स दिए हुए हैं वो प्लांट हार्मोन्स नहीं, ह्यूमन हार्मोन्स हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रोमलेशिया डिजीज़, ये किसकी कमी से होता है? किसकी कमी से होता है ये? ऑस्टियो, जहाँ पर भी ऑस्टियो आ जाता है वहाँ पर बोन से रिलेटेड होता है। ठीक है, और ये कमी होती है किसकी? विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है इसमें। राइट, देखिए इस क्वेश्चन में हमको देखना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वोल्टेज होता है यूनिट, और कैपेसिटेंस का फराड होता है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ओम ना होकर ओम मीटर होता है, और केवल रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है ओम। राइट, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2। देन अगली क्वेश्चन में बात की गई है कि मायोपिया जो डिजीज़ है उसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के आगे बनता है, और हाइपरमेट्रोपिया में जो निकट की वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स भी हमारी बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देन बात की गई है स्पष्ट दृष्टि, जो हमें कितनी दूरी में, न्यूनतम कितनी दूरी होती है जहाँ हमें स्पष्ट दृष्टि दिखती है। देखिए यहाँ पर यूनिट्स आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन इजी क्वेश्चन है ये। 25 सेंटीमीटर्स होती है, ना कि मीटर्स। ठीक है, 25 मीटर्स बहुत हो जाएगा। देन इसमें बात की गई है हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन 10 डेज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाफ ऑफ द सब्सटेंस विल डिजॉल्व इन 10 डेज। पदार्थ का आधा विघटन 10 दिन में ही हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन बम की बात की गई है। ये कौन से प्रिंसिपल से बनता है? इसको बनाया जाता है अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन से, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। देन बात आती है उत्तर प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के यहाँ पर नेपाल है, तो नेपाल के साथ जो डिस्ट्रिक्ट्स बॉर्डर शेयर करते हैं उसमें हमें बताना है वो कौन सा है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थनगर। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि एक बार आप मैप देख लें तो आप ये हमेशा याद रखेंगे। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हो जाएगा पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ठीक है, इतने हैं। देन बात की गई है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? वो थे पुरुषोत्तम दास, ऑप्शन डी करेक्ट है। उसके बाद सर्वाधिक महिला साक्षरता के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सेकंड पोजीशन पे है? तो सेकंड पोजीशन पे जो जिला है वो है लखनऊ। ठीक है, देन फर्स्ट नंबर पर आता है कानपुर, सेकंड पे आता है हमारा लखनऊ, थर्ड पर आता है औरैया और फोर्थ पर आता है गाजियाबाद। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, सेकंड पूछा गया है और हम कंफ्यूज होकर फर्स्ट सोचकर कानपुर लगा सकते थे। ऐसा बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। देन अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सही सुमेलित है? तो कौन सा सही सुमेलित है, इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिंडन हवाई अड्डा जो है ये गाजियाबाद में। देखिए जो खेरिया है वो आगरा में पड़ता है, बमरौली प्रयागराज में पड़ता है, चकेरी पड़ता है कानपुर में। ठीक है, फिर आते हैं ये ई वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। ये जो रूल्स आए थे इन्होंने रिप्लेस किया था ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011 को। 2011 के रूल्स को रिप्लेस किया था 2016 वालों ने। इसमें कहा गया है कि इसके अंतर्गत इंक्लूड होता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी।
ठीक है। और ये भी कहा गया है कि इसमें CFL बल्ब्स को ई वेस्ट की कैटेगरी में डाला जाता है। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे सही हैं, राइट। देन आगे बढ़ते हैं। इसमें चिपको आंदोलन के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। कहा गया है कि इसका नेतृत्व गौरा देवी ने किया था। उसके बाद कहा गया है कि इस आंदोलन को उत्तराखंड के पेड़ों को बचाने के लिए लागू किया गया था, लगाया गया था, और ये एक हिंसक आंदोलन है। तो इसमें से ये हिंसक आंदोलन नहीं था, ये एक अहिंसक आंदोलन था जो 1973 में हुआ था। इसलिए इसका फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सही है, स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। आगे देख लेते हैं। ई कचरा के संबंध में फिर से एक क्वेश्चन आ गया है। इसमें कहा गया है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को इंक्लूड किया जाता है जिनका अब हम प्रयोग नहीं करते उनको, ठीक है। और दूसरे में कहा गया है इसमें हैवी मेटल्स लाइक लेड, मरकरी, कैडमियम भी इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। काली टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? ये पड़ता है कर्नाटका में। कहाँ पर? कर्नाटका में काली टाइगर रिजर्व। देन अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि सांविधिक बॉडी है। और दूसरे में कहा गया है इसका जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, इसको किया गया था एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 से, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको बनाया गया था वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 से, राइट। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल से काफ़ी बार यूपीपीएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। इसमें कहा गया है इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन लंदन, बिल्कुल सही बात है। और इसको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ये नोबेल मिला था इन द ईयर 1977 और इसकी स्थापना हुई थी एमनेस्टी इंटरनेशनल की 1961 में लंदन में, ठीक है। ये एक इंटरनेशनल NGO है। तो यहाँ पर हमारे कौन से ऑप्शन सही होंगे? ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो पहले स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। स्पीशीज सच एज एस्टुरिन, क्रोकोडाइल एंड रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पर पाए जाते हैं। ये गंगा डेल्टा का पार्ट है। मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश कर रहा है इसको रामसर साइट्स में इंक्लूड करने का। तो देखिए ये जो है सुंदरबन नेशनल पार्क, ये ऑलरेडी एक रामसर साइट है, ठीक है। तो इसको इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा लास्ट वाला गलत हो जाएगा। देन अगला क्वेश्चन है विश्व गौरैया दिवस से संबंधित। इसमें हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये 20 मार्च को सेलिब्रेट होता है हर साल 2010 में। ये एक इनिशिएटिव है ऑफ द सोसाइटी ऑफ नेचर फॉरएवर सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये जो गौरैया है ये बिहार और उत्तर प्रदेश की स्टेट बर्ड है और ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है नॉइज़ पोल्यूशन से और एडवर्स आर्किटेक्चर ऑफ होम्स एंड स्मोक एमिनेटिंग व्हीकल से भी इसको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। तभी इसकी जो पॉपुलेशन है वो घटती जा रही है। तो इसमें जो हमारा इनकरेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये बिहार की तो स्टेट बर्ड है लेकिन यूपी की ना होकर बिहार एंड दिल्ली की स्टेट बर्ड है, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसिड रेन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल गैस कौन सी है? इजी सा क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन साइकिल जो होती है उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? उसका करेक्ट सीक्वेंस होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमारे सामने एक क्वेश्चन है मैंग्रोव से रिलेटेड। इसमें कहा गया है कि जो इसकी जड़ें होती हैं वो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बढ़ती हैं, ठीक है। और दूसरी स्टेटमेंट कही गई है इसमें प्रायः ऑक्सीजन की कमी वाली जगहों पर ये प्लांट्स उगते हैं और इनकी जड़ों को न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है, न्यूमेटोफोर्स, ठीक है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, यानी कि उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रोमीलॉइड्स। ब्रोमीलॉइड्स क्या है? ये बेसिकली एक प्लांट होते हैं, ठीक है। देन ग्लोबल 500 ये पुरस्कार किससे संबंधित है? ये लर्न कर लीजिए क्योंकि ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो काफ़ी बार पूछा जा चुका है। पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है ग्लोबल 500 अवार्ड्स, राइट। देन कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में ये सिचुएटेड है। देन नगोया प्रोटोकॉल, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया है। इसका संबंध है प्रॉपर शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज से, ठीक है, यानी कि आनुवांशिक संसाधनों से होने वाले लाभ का समुचित साझाकरण। और ये जो प्रोटोकॉल है ये जापान के नगोया में 2010 में अपनाया गया था। इसके साथ हमारे ये क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। एंड थैंक यू सो मच।